और जनजाति क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर अगर सबसे पहले बात की जाए तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को याद करना सबसे पहले जरूरी है। उन्होंने इस देश में हमारे इस संविधान को लागू करके इस सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता के इस मुद्दे को देश के संविधान में सबसे पहले अगर हम लोगों को दिया, ताकत दी, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं आज ये सामाजिक असमानता की जहां बात हुई तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, हमें भी आप 200 में से उस दृष्टि से लास्ट में हमारा नंबर आता है, इसलिए आप इस पर भी, हम पर भी दया करें। इसलिए अन्याय हमारे साथ तो कम से कम मत करें। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता के इस बिंदु पर आज हम सब लोग चर्चा करते आ रहे हैं। 76 वर्ष के बाद आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण प्राप्त होने के बाद भी इस राजस्थान में नहीं, पूरे भारत देश की बात करूं तो हम उस ग्रामीण प्रवेश में जाकर हम लोग सभी माननीय सदस्य हर गांव में जाते हैं, लेकिन मैं जहां तक पाता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का सही मायने से जो हम उत्थान करना चाहते थे, सही मायने से उनको हम उच्च स्तर पर लेके जाना चाहते थे, ऐसी स्थिति मुझे ग्रामीण प्रवेश में घूमने से नहीं लगती कि हम उनका उत्थान कर पाए। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इस बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों का गांव में सर्वे कराकर किस कारण से 76 वर्ष बाद भी अगर हम लोगों को आरक्षण देने के बाद हम उनका उत्थान नहीं कर पाए, कितने वर्षों तक और इस बात का आलाप करते जाएंगे कि हमने SC ST के लोगों का उत्थान किया। कभी बीजेपी कहे, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे मैं कहूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 76 वर्ष बाद भी इनको हम सही मुकाम पर नहीं ले जा पाए हैं। इसलिए मंत्री महोदय, इनका गांव में सर्वे कराकर जिन लोगों को आज तक 75 वर्ष में परिवार को नौकरी नहीं मिल पाई, उनको आप शिक्षा के स्तर पर, उनको आगे विशेष पैकेज के माध्यम से उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जैसे महिलाओं का SC ST और OBC वर्ग की महिलाएं जो हमारे राजस्थान प्रदेश में दूसरे प्रदेश से शादी होने के बाद जो इस प्रदेश में आती हैं, उनको हमने माइग्रेटेड व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया है। वो माइग्रेटेड नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है कि जो शादीशुदा महिला हमारे प्रदेश में आ जाएगी, उसका स्थायी और मूल निवास का कानूनी दर्जा मिलेगा। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र में जब उपखंड अधिकारी तहसीलदार कार्यालय में जाते हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते। इस कारण से नहीं बनते कि दूसरे प्रदेश से आई हैं, इसलिए इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं आरक्षण का लाभ मिले कि नहीं मिले, उस इससे ऊपर छोड़कर जब ये मूल और स्थायी निवासी बनती हैं तो इनका कम से कम सामान्य रूप से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इसके साथ ही EWS की भी अब हमारे सामने स्थिति है। इन महिलाओं को भी अब आरक्षण में यहां EWS का सर्टिफिकेट बनता है उन महिलाओं का, लेकिन स्पष्ट प्रावधान नहीं करने के कारण काफी कार्यालयों में जब EWS का महिलाएं सर्टिफिकेट बनवाती हैं तो उनका बनने में बहुत सी बाधाएं आती है। माननीय मंत्री महोदय, हर उपखंड अधिकारी को निर्देशित करें कि जो EWS में किसी भी स्टेट की कोई महिला अगर शादीशुदा होकर आ गई तो उनका सर्टिफिकेट EWS में बनता है, उनको उनको शामिल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, इनके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि SC ST और OBC 3 श्रेणी के लोगों को आप छात्रवृत्ति देते हैं, शिक्षा के माध्यम से देते हैं, लेकिन 2-2 वर्ष तक लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे SC ST के लोग वंचित, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इतनी भारी फीस भरकम भरने में वो सक्षम नहीं होते और वो संस्था के लोग फीस भरे बिना उनको बाहर कर देते हैं और हमारी देरी से मिलने वाली छात्रवृत्ति उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम करती है। OBC वर्ग के लिए सिर्फ नाम मात्र बचा है कि हम उनको छात्रवृत्ति देते हैं। आप उनमें BPL परिवार को शामिल कर रहे हो और BPL को भी तब देते हो जब आपके पास बजट की उपलब्धता है तो आप देते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि OBC, माननीय सभापति, मेरी पार्टी का 10 मिनट का समय तो है, इसलिए सभापति महोदय, मैं इनसे एक मांग करता हूं कि OBC के सभी छात्रों को आप छात्रवृत्ति का प्रावधान करें। ये BPL की बात हटा दें, जो छात्र OBC में आता है आवेदन करता है उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय,
आपके माध्यम से मैं 2-3 बात और कहना चाहूंगा। वृद्धावस्था पेंशन आप लोगों ने बहुत बड़ी बढ़ाने की बात करी 500 रुपए की, लेकिन आप बढ़ा पाए 150 रुपए। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय, वृद्धावस्था पेंशन इस महंगाई के दौर में आप कम से कम 4000 रुपए करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ मैं इस वृद्धावस्था पेंशन में एक वादा और है, राजकीय कर्मचारी जिसका बेटा बेटी हैं उनको पेंशन नहीं देते। हरियाणा सरकार आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा सरकार में ये बैरिकेड नहीं है, हर वृद्धावस्था को पेंशन मिलती है, चाहे वो उसका सर्विस में बेटा बेटी चाहे हो। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांग रखकर, एक तो मैं छातुलपुर क्षेत्र में मुख्यालय पर देवनारायण छात्रावास की मांग करता हूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्रावास की स्थापना की जाए, और इसके साथ सामाजिक सुरक्षा में सबसे बड़ा हमारे तहसील मुख्यालय सिद्धमुख और उप तहसील हमीरवास, हमारे यहाँ आप सामाजिक छात्रावास का निर्माण करने का काम करें। एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा का ही एक विषय मानता हूं मैं तो, आरटी में जो छात्र शामिल और खैर जिनको प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन दे दिया गया, पिछले लंबे अरसे से सरकार उनका भुगतान नहीं कर रही है, इसलिए विद्यालयों से हमारे उन बच्चों को शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं या उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला वर्ग के लिए एएनएम या शिक्षा विभाग में जो प्राध्यापक हैं उनके बारे में आप बार बार कहते हैं, लेकिन उनको अपने नजदीक स्थान पर आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन महिलाओं के साथ सामाजिक बड़ा भेदभाव है। माननीय सभापति महोदय, एक दिव्यांगों का प्रश्न मेरा है, आपने स्कूटी की घोषणा करी है, 2000 की करिए, हो सकता है बढ़ा देंगे 5-10 हजार कर देंगे, लेकिन एक बैरिकेड और है इसमें, 80% वालों विकलांगता को आप स्कूटी देने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इसको हटा दीजिए, जो दिव्यांग है काबिल है उसको जरूरत है तो उसको स्कूटी उपलब्ध होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही 40 वालों को दोगे, धन्यवाद आपका। हमारी मांग पर एक मैं कहना चाहता, घुमक्कड़ जातियों के लिए आप लोगों ने इतने वर्षों में कोई भी घुमक्कड़ जाति में जिस तरीके से आपका भोपा, लुहार, बावरिया, मिरासी, दमामी, रेबारी, गंवारिया, इन जातियों के लिए आज तक सरकारों ने स्थायी निवास की कोई व्यवस्था नहीं करी, और स्थायी निवास की जब तक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब तक इन लोगों का उत्थान नहीं हो सकता। माननीय सभापति, एक मेरी विशेष मांग, लोग मेरे से गांव में जाते हैं, मांग करते हैं, आपसे भी करते होंगे, विधुर की पेंशन लागू करने की मैं नई बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, 40 साल की उम्र में जो विधुर हो जाता है, जिनकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष के, वो लोग मजदूरी भी नहीं कर पाते, उन बच्चों की देखरेख करते हैं, इसलिए उनकी विशेष पेंशन बननी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं सबको, और वो अपने बच्चों को पाल सके। इसके साथ एक लाइन और कहना चाहता हूं, जो विधवा महिलाओं की आपकी पेंशन है, वो बड़ी उम्र में आप पेंशन ज्यादा देते हैं, मैं कहता हूं विधवा को छोटी उम्र में पेंशन की ज्यादा दी है, इसलिए विधवा महिलाओं को छोटी उम्र में पेंशन ज्यादा दी जाए, बड़ी उम्र में चाहे कम कर दी जाए। इसलिए माने सभापति महोदय।